हेलो साथियों, आज फिर से सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साथियों, जो आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न जो हिस्ट्री है, आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का जो साथियों सेकंड पार्ट है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट नंबर सेकंड आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट वन मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ जो ये सीरीज़ चला रखी है हमने, ये साथियों 10,000 प्लस MCQ की सीरीज़ है। 10,000 प्लस MCQ की सीरीज़ है ये, और इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ जाकर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, आविष्कार और वर्ल्ड हिस्ट्री, और हमने बायोलॉजी आदि क्लासें, कुछ क्लासें हमने प्रोवाइड करा रखी हैं, और ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू जारी है। तो आज इसका हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 है, उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर जिस साथी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, आपसे एक ही गुजारिश है, छोटी सी गुजारिश है कि आप कृपया जाकर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें और अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1, भारत में इंग्लो फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? जो आंग्ल फ्रेंच शत्रुता थी, आंग्ल और फ्रेंच की जो शत्रुता थी, उसमें से कौन सा युद्ध निर्णायक लड़ाई साबित हुई? ठीक है, इनमें से इसका सही आंसर होगा वनडिवास का युद्ध। वनडिवास की जो लड़ाई साथियों हुई थी, वो 22 जनवरी 1760 में हुई थी। ठीक है, किसके बीच हुई थी? 1760 में ये लड़ाई हुई थी, और ये लड़ाई ब्रिटेन और फ्रांस सेनाओं के बीच हुई थी। किसके? ब्रिटेन और फ्रांस सेना के बीच ये लड़ाई हमें देखने को मिलती है। और इस लड़ाई में जो फ्रांसीसी हैं, वो बहुत फ्रेंच हैं, जो वो बहुत बुरी तरीके से हार गए थे, और इसी हार के कारण उनका बाहर से अस्तित्व भी समाप्त हो गया था। ठीक है, और इस युद्ध के बाद जो फ्रांसीसी थे, वो पांडिचेरी तक ही सीमित रह गए थे। कहाँ तक? पांडिचेरी। तो याद रखना, जो युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760 को हुआ था। ठीक है, और जलियांवाला बाग की बात करें, जलियांवाला नहीं, जलियांवाला बाग की बात करें, तो ये जो जनरल डायर के द्वारा रोलट एक्ट के विरोध में यहाँ लोग इकट्ठे हुए थे, और 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित होती है। जनरल डायर द्वारा या निर्देश और निहत्थे लोगों को मार दिया जाता है। ठीक है, श्रीरंगपट्टम की जो संधि हुई थी, वो टीपू सुल्तान और जो ब्रिटेन के बीच हुई थी। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा है? जो राज्य हड़प नीति है, वो कौन सा जो गवर्नर जनरल है जिसका नाम राज्य हड़प नीति, ठीक है, राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जुड़ा है। तो हड़प नीति का जो वो था गवर्नर जनरल, उनका नाम जुड़ता है लॉर्ड डलहौजी के साथ। किसके साथ? लॉर्ड डलहौजी का नाम हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या था, जिनकी जो रियासतें या वे रियासतें जिनका पैतृक वारिस नहीं था, मतलब ऐसे राजा जिनके खुद के अपना पैतृक जो खुद का बेटा नहीं था, गोद लिए को छोड़ दिया जाए, मतलब खुद की संतान नहीं थी, उन राज्यों को या जो उन राज्यों को हड़प लिया जाता, तो उन राज्यों को अपने अधीन कर लिया जाता था। उनमें जो फेमस हुए हैं, उनमें फेमस जो हड़प नीति के तहत हड़पे गए, एक सतारा है जो प्रथम राज्य था जो हड़प नीति के तहत जो लिया गया था, हड़पा गया था। जैतपुर है, सतारा है, जैतपुर है, झांसी है, जैतपुर, झांसी, सतारा, ठीक है, और संभलपुर एक था। इन राज्यों को डलहौजी के जो नीति थी, हड़प नीति, उसके तहत हड़प लिया गया था। ठीक है, तो याद रखना हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, और विलियम बेंटिक के साथ ही इसका नाम जुड़ता है सती प्रथा को अंत करने में। जो गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिक का नाम
हमारा जुड़ता है। लॉर्ड कर्जन का नाम जुड़ता है साथियों बंगाल विभाजन का, जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उसमें वो किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। और स्थायी बंदोबस्त सॉरी जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है, ग्राम शासन है, वो लॉर्ड रिपन के उससे देखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी? मैं इसको पहले भी आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि ब्लैक होल त्रासदी क्या थी साथियों, मैं आपको बता देता हूँ। उस समय जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, ठीक है, कौन था? सिराजुद्दौला। और अंग्रेज़ और फ्रांसीसी जो थे उन्होंने अंग्रेज़ों ने कलकत्ता की घेराबंदी और चालू कर दी थी, मतलब चौकर तरफ से घेराबंदी कर दी थी। तो सिराजुद्दौला ने उनको आदेश दिया कि कृपया कर घेराबंदी रोक दें। तो फ्रांसीसियों ने तो घेराबंदी रोक दी, लेकिन अंग्रेज़ों ने घेराबंदी नहीं रोकी थी कलकत्ता की। तो उसके बाद इन्होंने सिराजुद्दौला यहाँ आक्रमण करता है और जो विलियम फोर्ट किला है उसको जीत लेता है। और विलियम फोर्ट किला में कुछ अंग्रेज़ों को वो एक कमरे में कैद कर देता है, जिसमें उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता है, और कुछ दिन बाद उनमें ज़्यादातर मर जाते हैं, लेकिन एक दो अंग्रेज़ वहाँ जिंदा बच जाते हैं, ठीक है। और इसी को बोला गया है ब्लैक होल त्रासदी, ठीक है। जो उस कमरे में बंद करे गए थे उन्हीं को बोला गया है ब्लैक होल त्रासदी। और उसी के उपलक्ष्य में जो प्लासी का युद्ध है 1757 में, वो सिराजुद्दौला और जो रॉबर्ट क्लाइव है, लॉर्ड क्लाइव, उनके बीच लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। तो ये हम पूछ रहा है, ये जो ब्लैक होल त्रासदी है वो कहाँ घटित हुई थी? तो याद रखना कोलकाता, क्योंकि वो कलकत्ता की घेराबंदी कर रहे थे। जो मुर्शिदाबाद है, ये मुर्शी अली कुली खान ने बसाया था, ठीक है। और जो जॉर्ज चोरबक के द्वारा ये कलकत्ता बसाया गया था। संस्थापक इसके जॉर्ज चारबक माने जाते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ब्रिटिश को राजनीति शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? जो ब्रिटिश है उसको राजनीति से शक्ति प्राप्त हुई, वो किसके बाद प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर होगा प्लासी का युद्ध। साथियों, प्लासी के युद्ध के बाद जो कि 1757 में लड़की प्राप्त हुई। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं साथियों। प्रथम हुआ है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें बाबर विजय हुए और इब्राहिम लोदी इस युद्ध को हार गए और उनकी मृत्यु कर दी गई। और बात कर लेते हैं इस युद्ध के बाद जो मुग़ल है उस वंश की मुग़ल वंश यहाँ भारत पर शासन कर पाया। दूसरा युद्ध हुआ है वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू, इसमें हेमू इस युद्ध हार जाते हैं और अकबर इस युद्ध को जीत जाते हैं, ठीक है। और जो तीसरा युद्ध हुआ था वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी वंश का था, और ये इसको युद्ध को जीत जाता है और मराठा इस युद्ध को हार जाते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में देखने को मिलता है, और वांडीवास का युद्ध 1760 में देखने को मिलता है। और इस युद्ध में अंग्रेज फ्रांसीसी को हरा देते हैं और फ्रांसीसी पांडुचेरी तक ही सीमित रह जाते हैं। याद रखना, प्लासी 1757, पानीपत 1526, 1556 और 1761, और बक्सर का युद्ध 1764 और वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। झांसी के राज्य को उसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया। जो हड़प नीति थी उसके तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, जो झांसी राज्य था उसको ब्रिटिश शासन का अंतर्गत लाया गया। तो याद रखना, राज्य हड़प अपहरण नीति या हड़प नीति बोल सकते हैं हम इसको। इसके तहत साथियों जो झांसी का राज्य था, झांसी राज्य को इसमें सम्मिलित किया गया, क्योंकि झांसी जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका कोई अपना बेटा नहीं था, उन्होंने बेटा गोद लिया। और जो उसी कारण हड़प नीति बोलते हैं इसको हम, हड़प नीति के तहत झांसी राज्य था उसको ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ले लिया गया। और हड़प नीति जो देन है वो साथियों लॉर्ड डलहौजी की देन है। अब बात कर लेते हैं जो हड़प नीति के तहत पहला राज्य हड़पा गया
वो था सितारा। ठीक है, याद रखना। अब इसका मैं एक छोटा सा अगर देना चाहूँ हड़प नीति, तो ये आप ये मान सकते, यदि किसी शासक की मृत्यु के बिना किसी पुरुष के वारिस हो जाते हैं, यानी कि कोई शासक है मृत्यु के बिना किसी पुरुष के वारिस हो जाते हैं, तो उसकी रियासत अंग्रेज द्वारा हड़प ली जाएगी। यानी कि शासक के मृत्यु के बाद अगर उसका वारिस नहीं है तो उसकी जो रियासत है वो सरकार द्वारा हड़प ली जाएगी। इस सिद्धांत के पर सबसे पहले 1848 में सतारा, याद रखना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हड़प नीति के तहत 1848 में सतारा हड़पा गया था। और बात कर लेते हैं साथियों हमारी झांसी, 1854 में ये हड़पी गई थी, 1854। और इसके तहत साथियों सतारा है और संबलपुर है और जैतपुर है और झांसी है और नागपुर है और उदयपुर आदि राज्य हड़पे गए थे। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया, तब नवाब कौन था? जो 1856 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया उस समय वहाँ का नवाब कौन था? तो साथियों इसका सही आंसर होगा, उस समय वहाँ का नवाब था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जब अवध के 5वें नवाब थे। ठीक है, और जब अवध पर कब्जा किया गया तो उस समय जो वहाँ के नवाब थे वो वाजिद अली शाह थे। और इसको हड़पने का कारण क्या था कि जनता नवाबों को कुशासन से आज़ाद होना चाहती थी। इस सिद्धांत को लेकर ये राज्य हड़पा गया। ठीक है, याद रखना। तो डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब वहाँ का नवाब वाजिद अली शाह था। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में शुरू हुई? जो पेशवा प्रथा है साथियों वो ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में शुरू की गई? तो इसका सही आंसर होगा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय उस समय पेशवा थे। जब पेशवा प्रथा समाप्त करी गई उस समय बाजीराव द्वितीय पेशवा थे। यानी कि बोल सकते हैं हम जो अंतिम पेशवा हुए हैं मराठों के वो बाजीराव द्वितीय हुए हैं। उन्हीं के शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा पेशवा का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। तो आखिरी पेशवा कौन रहे? बाजीराव द्वितीय आखिरी पेशवा रहे हैं और पद समाप्त कर दिया। उसके बाद उन्हें सिर्फ पेंशन दी जाती थी और उन पर धोखाबाजी और बेईमानी के कई आरोप लगाकर उन्हें बंदी बनाकर उन बेटूर एक जेल थी वहाँ भेज दिया गया जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। बेटूर। ठीक है, तो याद रखना अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। बक्सर की जो लड़ाई है साथियों वो कब लड़ी गई? मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो 1764 है उसमें बक्सर की लड़ाई लड़ी गई। बक्सर की लड़ाई जो नेतृत्व करा है वो अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने करा है। हेक्टर मुनरो के द्वारा ये नेतृत्व किया गया, जबकि प्लासी का रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। और ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे और भारत की तरफ से थे उसमें साथियों बंगाल के नवाब मीर कासिम। ठीक है, बंगाल के नवाब मीर कासिम थे और अवध के नवाब थे और मुग़ल शाह अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला और जो मुग़ल बादशाह थे उस समय के वो शाह आलम द्वितीय थे। शाह आलम द्वितीय। और जो ये युद्ध समाप्त हुआ इसमें भारतीय हार गए और उनके बाद जो 1765 में इलाहाबाद संधि हुई जिसके तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो अंग्रेज़ों के पास चली ही गई। तो याद रखना इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद संधि होती है जिसके तहत साथियों बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो अंग्रेज़ों के पास चली गई। अब बात कर लेते हैं 1526 में साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध देखने को मिलता है और 1857 में जो क्रांति देखने को मिलती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। 1767 और 69 में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़े जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ?
जो 1767 से और 1769 के बीच जो ब्रिटिश और जो हैदर अली के बीच युद्ध लड़ा गया था वो किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा साथियों मद्रास संधि के तहत। मद्रास संधि के तहत वो युद्ध समाप्त हुआ। मद्रास संधि क्या थी साथियों? ये मद्रास संधि थी साथियों, मद्रास संधि के तहत था कि अगर कोई पड़ोसी राज्य या कोई अन्य राजा हैदर अली पर आक्रमण करता है तो ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश सेना को मैसूर की सहायता करनी होगी, यानी कि हैदर अली की सहायता करनी होगी। तो ये थी जो कि मद्रास संधि थी। इसमें एक तरीके से बोल सकते हैं ये हैदर अली की एक प्रकार की जीत थी। तो याद रखना मद्रास संधि। सर आयरकूट निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो जो सर आयरकूट थे वो किससे संबंधित थे? तो याद रखना वो थे वांडीवास युद्ध से। 22 जनवरी 1760 को ये युद्ध लड़ा जाता है। 22 जनवरी 1760 को ये युद्ध लड़ा जाता है, याद रखना 1760 को। ब्रिटिश और फ्रेंचों के बीच ये लड़ा जाता है। फ्रेंच हार जाते हैं और ब्रिटिश इस युद्ध को जीत जाते हैं, ठीक है, और भारत पर वो नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। और उसी के साथ जो फ्रांसीसी थे उनकी जो शक्ति थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और यहाँ तक वो पांडुचेरी तक ही सीमित रह जाते हैं। तो याद रखना सर आयरकूट किससे संबंधित थे? वो थे ब्रिटिश सेना के लेफ्टिनेंट जनरल। किसके थे? ब्रिटिश सेना के। जो ये सर आयरकूट थे ये ब्रिटिश सेना के जनरल थे। तो याद रखना जो लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे? आयरकूट। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? जो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ है, पहला 67 से 69 के बीच देखने को मिला है और दूसरा साथियों 1780 से 1784 के बीच हमें देखने को मिलता है। 1780 और 1784 के बीच, ठीक है। तो उस समय जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे साथियों वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन से? वारेन हेस्टिंग्स उस समय के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और ये युद्ध समाप्त हुआ था, ये मैंगलोर की संधि के पर हस्ताक्षर करने के बाद ये युद्ध समाप्त हो गया था, ठीक है, याद रखना। मैंगलोर की संधि पहला हुआ था मैसूर मद्रास की संधि के तहत समाप्त, दूसरा हुआ था साथियों मैंगलोर की संधि के तहत। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण अधिकार हो गया था? क्या हुआ था साथियों? 1857 की क्रांति होती है और उस क्रांति से अंग्रेज घबरा जाते हैं और अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे जो महारानी थी वो सीधे ब्रिटिश क्राउन अपने जो शासन की जो शक्ति थी, जो शासन था वो सीधा अपने हाथों में ले लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो पूर्णतः अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार का हो गया था। ये कब हुआ था? 1858 में 1857 की क्रांति के बाद ये हुआ था, ठीक है, याद रखना। जो 1857 में जो भारत विद्रोह हुआ था उसके बाद ये सीधी शक्ति 1858 में ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जो साथियों बंगाल था उसके प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स जो पहले गवर्नर जनरल रहे हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके तहत जो गवर्नर जनरल पद नियुक्त किया गया और वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, ठीक है, याद रखना। इनका जो कार्यकाल रहा 1772 से 1785 तक रहा है। 1772 से 1785 तक रहा है और इन पे महाभियोग प्रक्रिया भी चली थी। तो याद रखना वारेन हेस्टिंग्स। रॉबर्ट क्लाइव साथियों ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था उससे संबंधित है। विलियम बेंटिक साथियों सती प्रथा से संबंधित है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पूछ रहा है, बंगाल का नहीं। बंगाल का पूछेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स होंगे और भारत का जो पूछेंगे तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या था? 1857 को जो विद्रोह होता है
उसके बाद जो सत्ता है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती है 1858 में। उसी के बाद ही भारत जो अब का एक पद ही नियुक्त किया जाता है कि उसे जो गवर्नर जनरल है अब उसको भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाएगा। तो ये जो है ये 18 जो लॉर्ड कैनिंग है ये उस समय के जो गवर्नर जनरल थे। और उन्हीं के बाद साथियों वाइसराय का पद भी बनाया था। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और नवाब जो गद्दार थे साथियों मीर जाफ़र उनको नवाब बना दिया गया। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। उसमें जो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया। जो मीर जाफ़र थे वो सेना के सिराजुद्दौला के सेनाध्यक्ष थे और इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के साथ हाथ मिला लिया था और इनकी गद्दारी के कारण ये युद्ध हार गया और जो शासन की शक्ति है वो ब्रिटिश को जो ईस्ट इंडिया कंपनी को उसको प्राप्त हो गई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? तो किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था साथियों? तो याद रखना जो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है वो 1792 में होती है। कब होती है? 1792 में वो देखने को मिलती है। ये तीसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति के बाद ये संधि होती है। जो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ही समाप्त हो गया था। तो याद रखना श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है उसके अनुसार किसे ब्रिटिश को सौंपा जाएगा? तो मालाबार को ब्रिटिश को सौंपा जाएगा। ठीक है, किसको? मालाबार को। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया? जो सिंध था वो उसका विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया। तो इसका सही आंसर होगा साथियों लॉर्ड एलन बोरो। लॉर्ड एलन बोरो के समय ये जो सिंध था वो ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल किया गया। ठीक है, याद रखना लॉर्ड एलन बोरो। लॉर्ड मकाले साधारणतः भारत में लाने से संबंधित थे। जो लॉर्ड मकाले हैं, ठीक है, मैकाले, ये साथियों अंग्रेजी शिक्षा भारत में लाने से संबंधित हैं। 1835 में ये शिक्षा पर अपनी प्रसिद्ध नोट लिखते हैं। उस समय जो साथियों गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिक। और लॉर्ड मकाले ने बोला था कि भारत में अंग्रेजी और फारसी की जो भाषा है उसको आधिकारिक भाषा बदलना चाहिए और सारी स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए। शिक्षकों को अंग्रेजी बोलने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, भारतीयों को प्रशिक्षण देना चाहिए अंग्रेजी भाषा का, ताकि हम भारत पर और अधिक समय तक शासन कर पाएँ। निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो 1904 में साथियों जो वायसराय थे भारत के वो थे लॉर्ड कर्जन। और 1905 में भी लॉर्ड कर्जन है जब बंगाल का विभाजन हुआ था। तो याद रखना लॉर्ड कर्जन जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 है उसका उस समय जो गवर्नर वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता? तो कौन सा जो कार्य है जिसका श्रेय लॉर्ड डलहौजी उसको नहीं दिया जाता? जो सितारा है साथियों ये हड़प नीति के तहत शामिल किया गया था, इसलिए इसका पूरा श्रेय साथियों उसको जाता है पंजाब और बंगाल। बात कर लेते हैं मैसूर। मैसूर का जो विलय होता है वो साथियों एक मिनट, सितारा का विलय बंगाल तो पहले ही जीत लिया था, तो बंगाल भी नहीं होगा क्योंकि बंगाल जो आया था वो साथियों वो हमें आया था बक्सर के युद्ध के बाद, तो उस समय भी डलहौजी देखने को नहीं मिलते हैं।
सितारा सिर्फ सितारा से ही संबंधित हैं। मैसूर कबीले भी ये नहीं कराते हैं। और पंजाब कबीले तो ये बिल्कुल नहीं कराते, क्योंकि जो सितारा है वो 1848 में और 49 में कब्जा कर लिया था पंजाब पर, और 52 में बर्मा क्षेत्र कब्जा की घोषणा की गई थी। तो यहाँ होना चाहिए विलय नहीं, ये होना चाहिए। 1 मिनट। किस कार्य का श्रेय या किस, इस प्रश्न में यहाँ ये होना चाहिए कि विलय नहीं होना चाहिए, विलय नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये बंगाल के स्थान पर बर्मा होना चाहिए। तो किस किस का विलय नहीं हुआ था, तो याद रखना। चलते हैं इस क्वेश्चन को हम यही स्टार लगा देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से, लेकिन सितारा का विलय है ये इसके तहत किया गया था 1848 में। 49 में पंजाब का विलय करा गया था, ठीक है। 1849 में पंजाब का विलय करा गया था, लेकिन बंगाल और मैसूर का विलय इनके समय देखने को नहीं मिलता है। तो बढ़ते हैं, इसके ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है साथियों। इनके जो बंगाल और मैसूर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय देखने को नहीं मिलता है? लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन देखने को मिलता है, भारतीय लोक सेवा आयोग सेवा मंडल का गठन भी, अकाल का आयोग का गठन भी उस समय देखने को मिलता है। जो हंटर आयोग है ये साथियों था पहला जो हमारा भारतीय शिक्षा आयोग, पहला शिक्षा आयोग था भारतीय शिक्षा आयोग, वो था हंटर आयोग, ठीक है। और ये 1882 में देखने को मिलता है। और उस समय जो हमारे वायसराय थे, ठीक है साथियों, उस समय जो हमारे वायसराय थे वो लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। तो हंटर आयोग संबंधित हो जाएगा लॉर्ड रिपन से, और यही इसका आंसर सही होगा, ठीक है। यही इसका आंसर सही होगा। तो याद रखना, हंटर आयोग 1882 में लॉर्ड वायसराय रिपन के समय भारत आया था। ये पहला भारतीय शिक्षा आयोग था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है? जो वारेन हेस्टिंग्स है इसके काल से संबंधित नहीं है। जो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 के बीच हुआ, उस समय जो वारेन हेस्टिंग्स ही गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल इससे संबंधित है। रोहिल्ला युद्ध और चेतन सिंह घटना हुई है जो 1781 में हुई है, ये भी इससे संबंधित है। तो बच गया ऑप्शन 4, हेलबरी कॉलेज की स्थापना। जो हेलबरी कॉलेज है, तो कौन सी घटना है? तो जो ऑप्शन 4 होगा साथियों, हेलबरी कॉलेज की स्थापना करना, ये उस समय जो वारेन हेस्टिंग्स है उस समय की नहीं है, ठीक है। याद रखना जो ये साथियों, तो इसका सही आंसर होगा हेलबरी कॉलेज की स्थापना करना, ठीक है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन के समय काल की नहीं मानी जाती? लॉर्ड जो लिटन है उसके समय काल की कौन सी घटना नहीं मानी जाती? जो बर्मा युद्ध है वो 1824 से 1826 के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1826 से 1824 से 1826। उस समय का जो वायसराय थे वो जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एम हेस्टर थे। एम हेस्ट, एक बार लिख देता हूँ, एमेस्टर, लॉर्ड एमेस्टर उस समय के गवर्नर जनरल रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना जो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लिटन का समय काल का नहीं है, बर्मा युद्ध। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर। प्रेस एक्ट है ये भी इसी के काल में आया था। आर्म्स एक्ट ये भी इसी काल में आया था कि किसको हथियार रखने की अनुमति होगी, किसको नहीं। और बात कर लेते हैं
जो प्रेस एक्ट है, कौन सी क्या खबर छपनी है, पहले जो भी खबर छपती थी इसके समय देखने को, और इसके बाद इसके पास करने के बाद ही वो छपती थी। तो जो अफ़गान युद्ध है वो भी लॉर्ड लिटन के समय हमें देखने को मिल। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका प्रेस एक्ट और जो आर्म्स एक्ट आया था, ठीक है, वो इसी के समय आया था। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित में से किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेज़ों को भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, मतलब उनका वर्चस्व हो गया था अंग्रेज़ों का? वो हुआ था साथियों बक्सर के युद्ध के बाद। 1764 में जो युद्ध लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध जो साथियों लड़ा गया था, वो लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 में, और प्लासी का 1757 में। इस समय तो इनकी जो सत्ता थी वो समाप्त, मतलब स्थापित हुई थी, और जो वर्चस्व है, जो प्रभुत्व है, वो बक्सर के युद्ध के बाद मतलब बक्सर के युद्ध के बाद स्थापित हुआ था। और वनडिवास का युद्ध हुआ था, ये फ्रांसीसियों के लिए अकाल था। ये 1760 में ब्रिटिश और फ्रांस के बीच हुआ था। और जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो मराठा सदाशिवराव भाऊ और जो दुर्रानी वंश के जो शासक थे अहमद शाह अब्दाली, उनके बीच हुआ था। इसमें मराठाओं की बुरी तरह हार हुई और अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध को जीत गया। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। संगोली की संधि अंग्रेज़ों और देश के बीच हुई। जो संगोली की संधि हुई है वो किस किस के बीच हुई? ये साथियों हुई थी जो अंग्रेज़ और गोरखा के बीच ये संधि देखने को मिलती है, ठीक है, गोरखा। और ये 1815 में ये संधि हमें देखने को मिलती है। 1815 में अंग्रेज़ और गोरखा के बीच ये संधि देखने को मिलती है, ठीक है, याद रखना 1815। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ है उस समय जो गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड हार्डिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे। ये 1845 और 46 के बीच लड़ा गया था, ठीक है। और जो हार्डिंग थे वो 44 से 48 तक गवर्नर जनरल रहे। 1844 से और 48 तक, ठीक है। और जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ है वो 45-46 के बीच हुआ है। 45 से 46 के बीच ये युद्ध हमें देखने को मिला है। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के तहत लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्ता, जो स्थायी बंदोबस्ता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय देखने को मिलती है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत डैश हस्ताक्षर पर हुए। जो प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध हुआ था उस कौन से हस्ताक्षर संधि के बाद वो युद्ध समाप्त हो गया? तो यानडावो संधि के बाद वो युद्ध समाप्त हो गया था, यानडावो संधि। और जो प्रथम एंग्लो ये युद्ध हुआ था, ठीक है, ये यानडावो संधि के बाद समाप्त हो गया था। गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? गोवा की जो लड़ाई थी ये पुर्तगालियों ने 1510 में जीत लिया था। उस समय जो उसके गवर्नर जनरल थे अल्फांसो डी अल्बुकुर्क थे। अल्बुकुर्क ने आदिल शाही जो उस समय शासन था बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह, उसके खिलाफ गोवा में 1510 पर आक्रमण कर दिया, जिसमें अल्बुकुर्क की जीत हुई और उन्होंने गोवा को अपने अधिकार में कर लिया। तो याद रखना गोवा पे कब्जा करा था 1510 में, और 1961 में वो गोवा पुर्तगालियों के चुंगल से आज़ाद हुआ 19 दिसंबर 1961 में। इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के नाम से रूप से मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो 1944 में लड़ी गई। तो इसका पहले तो आंसर लगा देते हैं हम
1944 में ये लड़ाई लड़ी गई। ठीक है, जापानी सेनाओं ने इम्फाल में जो मित्र देश थे उसकी सेना को नष्ट कर दिया और भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन भारी नुकसान के साथ वो बर्मा से पीछे हट गया था। ठीक है, तो याद रखना 1944 में ये युद्ध इम्फाल कोहिमा इम्फाल की लड़ाई लड़ी गई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के जनरल कौन थे? जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है उस समय के जो गवर्नर जनरल थे 1786 उस समय के साथियों, तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो थे। तो याद रखना तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो युद्ध समाप्त हुआ था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 पर हस्ताक्षर करने के बाद युद्ध समाप्त हुआ था। संधि की जो शर्तें थी वो अंग्रेजी द्वारा तय की गई और उसको ज़्यादातर शर्तों को टीपू सुल्तान ने मान लिया था। तो याद रखना श्रीरंगपट्टनम की संधि में ये समाप्त हुआ और उस समय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस थे। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। ब्रिटिश के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? जो ब्रिटिश की संधि थी उसके किसने अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? तो संधि पर हस्ताक्षर किए थे वो थे साथियों सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके विशेष अधिकारों को पुनः बहाल कर दिया गया, उसे अपने सिक्के ढालने की अनुमति दे दी गई। शहर पर कब्जा करने के बाद सिराज द्वारा कलकत्ता को दी गई अल्पकालिक उपाधियों के नाम पर इस संधि का नाम अलीनगर की संधि रखा गया। तो याद रखना सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये संधि हुई थी और इन्हीं दो के बीच पलासी में 1757 युद्ध लड़ा गया था, जिसके सेनाध्यक्ष थे मीर जाफ़र। ठीक है, और मीर कासिम बक्सर के युद्ध में था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में चला गया? तो मैं इसका पहले बता चुका हूँ, 1858 में सीधा भारत ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का जो राज है वो सीधा ब्रिटिश के हाथ में चला गया था। शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय दो हैं साथ ही। सिराजुद्दौला पलासी में था, शुजाउद्दौला बक्सर में था। शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद संधि पर कब हस्ताक्षर किए? क्वेश्चन ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और ये साथियों बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसके हारने के बाद ये संधि होती है। इस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी, जो कर इकट्ठा करने का अधिकार था, वो सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ का बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बनाया। ठीक है, याद रखना। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो दूसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया वो कब लड़ा? मैं इसका क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। चलो साथियों मैं ही बता देता हूँ। तो इसका जो सही आंसर होगा 1780 और 84 के बीच ये युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध की जो एंग्लो मैसूर युद्ध, और इस युद्ध में जो कौन सी संधि के तहत ये समाप्त हुआ? तो 1784 में मैंगलोर की संधि होती है, उसमें हस्ताक्षर के बाद ये युद्ध समाप्त हो जाता है। जो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो मद्रास की संधि के तहत बंद हुआ। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो मैंगलोर की संधि के बाद समाप्त हुआ। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद समाप्त हुआ। ठीक है, तो याद रखना। आज के लिए साथियों यहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर साथियों हमारा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी जो वीडियो हैं
10,000 MCQ, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में।